तैयार हो जाइए हमारे साथ बाजार के एक और ऐतिहासिक दिन के लिए, जहां खुलते ही नए रिकॉर्ड बनने की पूरी संभावना और मजबूती के साथ शुरुआत के आसार एसजीएक्स निफ्टी यानी कि सिंगापुर से। मजबूत शुरुआत के बाद क्या होंगे लेवल्स, कितना और ऊपर पहुंचेंगे और क्या करें आप, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक और नए रिकॉर्ड्स का है इंतजार, नतीजों के लिहाज से भी है इंपॉर्टेंट दिन और ग्लोबल मार्केट्स में भी नए रिकॉर्ड्स कल बनते हुए दिखे हैं। तो सर बताएं, आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या रहेंगे? ट्रिगर्स दीप बिल्कुल ग्लोबल मार्केट से आते हुए दिख रहे हैं, जहां एसएनपी ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड लगाया है। डाउ 350 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। हमारे बाजार कल 3:30 बजे बंद हुए, तब 150-200 पॉइंट की तेजी का अंदाजा हमें था डाउ पर, लेकिन उससे कहीं बेहतर तेजी होती दिखी और डाउ फ्यूचर्स भी निचले स्तरों से रिकवर होकर एकदम फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं। तो ग्लोबल संकेत बेहतर। भारती एयरटेल नतीजे अच्छे कल अच्छी बात है कि बाजार बंद होने के बाद आए नतीजे थोड़े बेहतर आपको नजर आ रहे हैं दिग्गजों की तरफ से। आज निफ्टी की 2 कंपनियों के नतीजे हैं और वायदा कारोबार की 4 कंपनियों के, और कैश मार्केट की तो लंबी लिस्ट है ही। लेकिन आज का दिन सेकेंडरी मार्केट के साथ साथ प्राइमरी मार्केट के नाम पर भी है। रिकॉर्ड सेकेंडरी मार्केट में है, रिकॉर्ड प्राइमरी मार्केट में। 4 कंपनियों के एक साथ आज आईपीओ खुलने जा रहे हैं और इन्हीं पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा कि कहां आपके लिए है पैसा लगाने के मौके भी। जी दीप। बिल्कुल सर, 4 आईपीओज एक दिन में, पहले कभी ऐसा देखा है सर कि एक ही दिन में 4 आईपीओज खुलते हुए? एक आध बार हुआ है दीप, याद नहीं आ रहा, लेकिन और याद इसलिए नहीं आ रहा कि ऐसा नहीं कि मेरी याददाश्त बहुत खराब है या कमजोर है, लेकिन बहुत पहले हुआ इसलिए याद नहीं आ रहा। मैं वही सोच रहा था कि 4 अगस्त कुछ ना कुछ तो ऐसा दिन होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या मुहूर्त के लिए हिसाब से कि आज इसी दिन आईपीओ खोला जाए। काफी लोग मुझे ट्विटर पर कह भी रहे थे कि आईपीओ में भी वो गैप होना चाहिए, पहले वो। पहली चीज तो एक आपकी भावनाओं से मैं सहमत हूं, लेकिन आपकी भावनाएं ये है कि ऐसे गैप रखने से आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुश्किल से आपको 15-15 हज़ार की एप्लीकेशन लगानी है एक लोट की, और उसके बाद भी मिल जाए तो नसीब है। तो ऐसा कोई बहुत बड़े जिन आईपीओ में हम रिकमेंड करेंगे वहाँ इतना भरेगा कि आपको अलॉटमेंट मिलने की संभावना कम, और जिसे रिकमेंड नहीं करेंगे वहाँ लगा कि कोई फायदा तो है नहीं, अलॉटमेंट आ भी जाए तो कोई खास बात है नहीं। तो ओवरऑल ठीक है, आपको 15-15 हज़ार यानी कि कुल मिलाकर आपको 60,000 रुपए की प्लानिंग करके रखनी है। 4 आईपीओ है, इससे ज़्यादा की प्लानिंग आपकी चाहिए नहीं। बाकी थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे, लेकिन हाँ एक बड़ा एक्शन। और दीप सही कह रहे हैं आप, मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब एक साथ एक दिन 4 आईपीओ खुले थे। अच्छा हुआ सर 4 अगस्त चुना इन्होंने, 11 अगस्त पर 11 आईपीओ जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, बट फिर भी बिजी दिन बिजी हफ्ता रहने वाला है जहां तक आईपीओस का सवाल है। और इन आईपीओस पर बस थोड़ी देर में अनिल जी के साथ चर्चा भी करेंगे। अच्छा सर, नए रिकॉर्ड्स बन गए, बड़ी बात तो यही है, फाइनली कल हमने 16,000 का लेवल क्रॉस कर दिया और कन्विंसिंगली क्रॉस करा, और आज भी अच्छे संकेत आ रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखें, ये रेंज अब बाजार की ऊपर हुई है या फिर जो रेंज एग्जिस्टिंग थी 300-400 पॉइंट्स की वो एक्सपैंड हुई है? दोनों ही, रेंज एक्सपांड भी हुई है, रेंज ऊपर भी हुई है। एक बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए आमतौर पर किसी बड़े लेवल के आसपास आप रुकते अटकते हैं, उसे टच करते हैं और फिर थोड़ा आराम करते हैं और फिर उसके बाद उसे पार करने की कोशिश करते हैं। फॉर अ चेंज एंड फॉर अ सरप्राइज निफ्टी ने इस बार थोड़ा अलग किया है। बजाय 16,000 के आसपास रुकने के, निफ्टी ने यह डिसाइड किया कि मैं 16,000 को टच करके फिर 16,000 के नीचे रुकूं और इंतजार करूं, उससे बढ़िया ये मैं पहले ही ये काम कर लूं। तो 15,900 के आसपास निफ्टी ने वो काम किया जो कायदे से 16,000 के आसपास करना चाहिए। और कल अगर आपको, हमें और बाकी सब लोगों को ये उम्मीद थी कि 16,000 के आसपास आकर रुक सकता है और वापस वहां से थोड़ा नीचे आ सकता है, और उसको बाजार ने पॉजिटिवली अगर सरप्राइज किया कि न सिर्फ 16,000 को छूने के बाद उसके पार भी निकले, न सिर्फ पार निकले बल्कि टिके भी, न सिर्फ टिके बल्कि क्लोजिंग भी दी, और न सिर्फ 16,000 के ऊपर की क्लोजिंग बल्कि 16,100 के भी ऊपर की क्लोजिंग दी। ये ताकत दिखाता है, ये इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा है कि रेंज में एक बड़ा ब्रेकआउट होता दिखा है। कल दोपहर 2:30 बजे जब हम डेटा एनालिसिस कर रहे थे तो मैं आपको दीप यही बात कह रहा था कि जो तेजी एक ब्रेकआउट की बननी थी वो बन गई, लेकिन अब आगे यहां से भी तेजी डेटा की बनेगी, और तब शायद 16,040-50 के आसपास ही निफ्टी था, 16,025 के आसपास था, वहां से भी 100 पॉइंट की तेजी और आखिरी 1 घंटे में बन गई। ये ताकत दिखा रहा है बाजार की और डेटा की। अब इसका मतलब
मतलब क्लियर कट है कि रेंज का शिफ्ट होता हुआ दिखा है। और अब रेंज के लिहाज से आप मुझे पूछेंगे तो 15,875 से 15,950 ये बेहद मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर आ जाएगा निफ्टी पर, और अब ये आपके लिए बेस हो जाएगा। और जिस लेवल का मैं बार बार आपको कहता था कि जब तक 15,575 ना टूटे तब तक डरिए मत, घबराइए मत, आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, न्यूट्रल भी नहीं हुआ, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है। अब वो लेवल मैं आपके लिए रिवाइज करता हूं और इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जब तक 15,700 अब ना टूटे तब तक आपके लिए ट्रेंड पॉजिटिव है। नोट करके रखिए, यहाँ से 425 पॉइंट नीचे की बात मैं कर रहा हूँ। जब तक 15,700 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता, ज़्यादा सेफर साइड पे चलना तो 15,675 रख लें, अंदाज से 25-50 पॉइंट अपना भी दिमाग लगा सकते हैं हम। लेकिन 15,700 के आसपास अब एक नया बेस क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट के लिए बन गया। तो 15,700 के नीचे की क्लोजिंग ही आपको बाजार में सावधानी की तरफ इशारा करेगी, अदरवाइज बाजार ने एक रेंज में बड़ा ब्रेकआउट दिया। तो अब रेंज का अहम सपोर्ट जो है वो 15,875 15,950 हो गया तुरंत शॉर्ट टर्म के लिहाज से। ऊपर कितना? ऊपर तो खुला नीला आकाश है, ब्लू स्काई जोन है, और पहली बार हम लेवल दे रहे हैं तो ऊपर में लेवल्स के बंधन में बंधने के बजाय जितना जाता है जाने दें ऊपर। आपको ये पता होना चाहिए लाइफ टाइम हाई और नई रेंज वाले बाजार में कि आपकी डाउन साइड रिस्क कितनी है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ है। बस अगर ये दो चीज़ें आपको पता है तो आप तेजी आराम से कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपको रिस्क पता है। और रिस्क ये है कि अगर करेक्शन आया तो 15,875 15,950 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर करेक्शन आया तो 15,700 के नीचे बंद होने की संभावनाएं कम है। और अगर आपको ये रिस्क पता है तो फिर आप आराम से अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा पोजिशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, आमतौर पर हम हर रोज ट्रेडर्स की बात करते हैं, लेकिन जब बड़े ब्रेकआउट हो तो कई सारे इन्वेस्टर्स ये सोचते भी हैं कि क्या अरे 16,000 आ गया, अब प्रॉफिट बुक कर लें, अब सारे शेयर बेच दें, क्या म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल दें। ये हर सवाल हर एक बड़े लेवल पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के दिमाग में, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के दिमाग में आता है। तो उनके दिमाग को क्लियर करने के लिए मैं आज ये कह रहा हूँ कि आपको अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है बेचने की। और आपको याद होगा पिछले 8-9 हफ्तों में बाजार पूरी तरह से रेंज में रहा। कम से कम 4 या 5 बार बाजार ने ऐसे संकेत दिए कि बस अब ये तो गया, इसने टॉप बना दिया है। एक भी बार हमने आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं होने दिया, बिल्कुल भी डरने नहीं दिया। डरिए मत, घबराइए मत, कुछ नहीं। जब तक 15,575 के नीचे नहीं बंद होता तब तक बने रहिए, डटे रहिए। और जो बने रहे, डटे रहे और जिन्होंने कमजोरी में खरीदारी की उनके चेहरों पे आज मुस्कान है। तो मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, रेंज का एक ब्रेकआउट हुआ है, रेंज का बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है और उसका फायदा उठाकर आपको अपनी पोजिशनिंग फिर से करनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो रेंज बड़ी भी है, एक्सपैंड भी हुई है, लेवल्स भी अब इंपॉर्टेंट हो गए, नया बेस बनते हुए दिख रहा है। और आपने तो लगातार कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया है कि घबराना नहीं है जब तक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बाजार में होल्ड कर रहे हैं। एक बार बात आपने कही थी सर, जब हम मंडे को बात कर रहे थे कि कोरोना के बढ़ते मामलों से भी चिंता नहीं लेनी है, स्पेशली जो यूएस में हम एक्शन देख रहे हैं, क्योंकि कल फिर से करीब 1 लाख नए मामले यूएस में आए, बट इसके बावजूद बढ़िया तेजी बनी और एसएनपी ने तो फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। एक बार ये जो ग्लोबल मार्केट्स में चल रहा है इस पर भी अपनी राय दें सर। नहीं दीप, बिल्कुल सही बात है। और देखिए कहीं ना कहीं आपको है ना समझदारी से कॉन्ट्रा कॉल लेकर और बाजारों की नब्ज को पकड़ना जरूरी है। क्योंकि देखिए हर एक खबर के दो पहलू होते हैं, और स्पेशली अमेरिकी बाजारों से जो खबरें आती है ना कि ब्याज दरें बढ़ रही है तो इक्विटी के लिए खराब है, 50 चीजें होती है जो आप देखते हैं। तो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, हर खबर को आपको दो तरीके से देखना जरूरी है, करेक्ट। और वो दो तरीके ये हैं कि आपको कौन सा पहलू पकड़ना है जिससे कि आप एनालिसिस सही कर पाएं कि बाजार का डायरेक्शन क्या होगा। और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे लगता है कि बाजार इस बात से चल रहे हैं कि अमेरिका में ब्याज दरें 0% के आसपास हैं, बाजार इस बात से चल रहे हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वापस कम हो जाएगा, अगर मार्केट इस बात से चल रहे हैं कि स्टिमुलस पैकेज है, इस बात से चल रहे हैं कि वहाँ लिक्विडिटी है, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं और इसके खत्म होने के डर पर ही बाजार आपको टॉप आउट करते दिखेंगे। और अगर कोरोना का डर वापस से आता है तो फेड ऐसे बेवकूफ़ तो है नहीं कि जल्दी से ये डिसीजन ले लेगा कि जब आएगा तब वापस करेंगे। रोज रोज तो पॉलिसी बदलता नहीं फेड, करेक्ट। तो फेड अपनी पॉलिसी बदलने के पहले भी फिर सोचेगा कि चलो ठीक है ना, थर्ड वेव आ रही है तो देख लेते हैं, थोड़ा टाइम देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि थर्ड वेव भारी है, कम है, हल्की है, जो भी है। सो मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है दीप कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत मजबूती के ट्रेंड में, आप देख सकते हैं कल फिर से एसएनपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो अभी तक कहीं कोई ऐसे डरने घबराने के संकेत नहीं। आप देखो बॉन्ड यील्ड 1.15 1.18,
अरे मतलब कौन पैसा लगाएगा फिक्स इनकम में, मुझे बताइए। अगर यही ब्याज मिलना है, और ये ब्याज आपको इक्विटी में, मतलब रिटर्न इक्विटी में एक दिन में मिल जाता है, जो आप बॉन्ड में साल साल भर के लिए इंतजार करते हैं। अनडाउटेडली दोनों एसेट क्लास के अपने फायदे अपने नुकसान हैं, हर आदमी के लिए उस तरह से सोचना ठीक भी नहीं है। लेकिन एक मैं जस्ट एक कंपैरिजन का एग्जांपल बता रहा हूं कि क्यों इक्विटी मार्केट मजबूत रहेंगे और क्यों इक्विटी मार्केट में पैसा आ रहा है, आता रहेगा जब तक कि ये बॉन्ड यील्ड इतने नीचे है। आप सोचिए 1.65 1.70 के आसपास बॉन्ड यील्ड पहुंचे थे, मेरे ख्याल से हाईएस्ट 1.75 के आसपास पहुंचे थे, वहां से कितना तेजी से टूटे। सो बहुत क्लियर है कि कोरोना के मामले या कोरोना का डर जब तक अमेरिका में बना हुआ है, ग्लोबली बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई बहुत बड़ा करेक्शन होगा। और अगर किसी वजह से किसी एक दिन आंकड़े उछल कर आ गए और लगेगी इकोनॉमिक रिकवरी धीमी पड़ जाएगी, पड़ेगी भी, होगा भी, लेकिन मार्केट नहीं गिरेंगे। मार्केट में वहां पर आपको उस बड़े गिरावट में, बड़े करेक्शन में खरीदारी करने का मौका मिलेगा और वो छोड़ना नहीं है। सो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कोरोना से अपनी हेल्थ का, अपनी जान का ख्याल रखना है। बाकी वेल्थ का ख्याल तो मार्केट रख लेगा, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना होता तो मार्च के बाद बहुत सारे ऐसे मौके आए जब बाजार बहुत तेजी से गिर सकते थे, हमारे भी, अमेरिका के भी कोरोना की वजह से। लेकिन जो एक मजबूती दिखाई है, नहीं गिरने की ताकत दिखाई है, उस पर फोकस करें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया है दीप, इससे बढ़िया संकेतों की आप उम्मीद कर नहीं सकते हैं। और डाउ फ्यूचर्स थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं तो रहने दीजिए सुस्त, कल बहुत तेज दौड़ लगाकर आराम कर रहे हैं, बनता है उनका। बिल्कुल सर, तो चलिए ग्लोबल संकेत तो बढ़िया आते हुए आपको दिख ही रहे हैं और यहाँ पर आप अच्छा एक्शन भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से एक सपोर्ट आते हुए दिख रहा है। हालांकि चाइना में फिर से थोड़े कंसर्न्स आ सकते हैं क्योंकि ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, फूड डिलीवरी ऐप्स के बाद अब जो गेमिंग ऐप्स हैं वहाँ पर चाइना कुछ एक्शन लेते हुए दिख रहा है। तो एक चिंता वहाँ से बन रही है सर, बट उसका रिएक्शन अभी तक बाजार में आया नहीं है। पर सर एक बात और बढ़िया जो हमने कल देखी, लंबे समय बाद एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया है और दमदार खरीदारी का आंकड़ा आया है। रोज तो हम डेटा बाद में डिस्कस करते हैं, पर आज पहले ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि लंबे समय बाद ये जो एफआईज का खरीदारी का आंकड़ा आया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? फोमो, इसका ये मतलब वही है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या तो फोमो कहते हैं, या फिर एक्सेस शॉर्ट की शॉर्ट कवरिंग। इसमें से दोनों नाम आपको जो पसंद हो वो दे दीजिए और दोनों नाम आपको जो ठीक लगे वो कर लीजिए, ठीक है। अब आइए, 2117 करोड़ की खरीदारी होती दिखी है एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में। बड़े दिनों बाद, मेरे ख्याल से 12-13 ट्रेडिंग सेशन के बाद एफआईज की खरीदारी का आंकड़ा कैश मार्केट में आया है। 2500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे एफआईज ने, 2536 करोड़ के। 473 करोड़ की खरीदारी स्टॉक फ्यूचर्स में की है। तो स्टॉक्स में लगभग 500-600 करोड़ की खरीदारी, 2500-2600 करोड़ की खरीदारी और 2500 करोड़ की इंडेक्स, 5000 करोड़ की सिंगल डे में खरीदारी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। हम हमेशा कहते हैं कि बहुत बढ़िया आंकड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम दीप मेरी ये कि मैं पास्ट तो देखता ही हूँ, प्रेजेंट भी देखता हूँ और फ्यूचर भी देखता हूँ। और आपको याद होगा 3 दिन पहले जब एफआईज की तरफ से बहुत तगड़ी बिकवाली का आंकड़ा आया था, ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, तब हमने ये कहा कि बेच के कितना बेचेंगे। अगर इनका इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन घटकर 52% के आसपास आ गया तो अब बेचने के लिए ज़्यादा जगह बची नहीं है, ओवरसोल्ड हो चुके हैं। और ये पिछले हफ्ते मंथली एक्सपायरी की बात थी और वहाँ से आपने देखा वापस बाजार घूम गए और एफआईज को शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ी। अब यहाँ पर स्थिति अलग है और अगर आज के लिए इसे आप देखें तो एक सबसे बड़ा संकेत आपके लिए, अगर किसी वजह से बाजार में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आनी चाहिए तो इस वजह से आनी चाहिए कि काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। अनडाउटेडली अभी भी है, लेकिन काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग बाजार में हो चुकी है। ये एक साफ संकेत आपको दिख रहा है। कल एफआईज ने दमदार शॉर्ट कवरिंग की है। अच्छा, दूसरी बात ये, लॉन्ग पोजीशन भी काफ़ी बनाई, ये एक अच्छा संकेत है कि एफआईज की तरफ से अच्छी लॉन्ग पोजीशन भी बनी है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन। तो मेरे ख्याल से एफआईज भी इसी बात का इंतजार कर रहे थे जिसका हम सब लोग कर रहे थे कि कब बाजार रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देता है 16000 के ऊपर। जब 16000 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हम एक फ्रेश खरीदारी करेंगे। और ये बात मैं पिछले 6 हफ्तों से लगातार कह रहा हूं कि हमेशा आप 15,900-950 की रेंज में बेचिए। एक न एक दिन किसी न किसी दिन ब्रेकआउट होगा और वो एक ही दिन आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। अदरवाइज आप रेंज में 8, 10, 12, 15 राउंड कर पाएंगे। और जिन्होंने किया होगा उन्होंने किया भी होगा, और जिन्होंने कल भी शॉर्ट किया है उनके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 16000 का था। आपने, आई होप कि आपने पालन किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर ये ट्रेडिंग की रिस्क आप लेकर चलते हैं। इसीलिए आपके लिए कल रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरा मानना ये
कि एफआईज के डेटा हैं तो बेहद मजबूत, लेकिन इतनी मजबूती के साथ और कब तक खरीदारी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दीप कि बाजार जो 2 दिनों से मैं एफएनओ संकेत आपको पॉजिटिव और न्यूट्रल करके दे रहा था कि सीरीज की शुरुआत में अगर हम ओपन इंटरेस्ट 1.1 से शुरू करते हैं तो वो ओपन इंटरेस्ट बहुत ही कम है, मार्केट ओवरसोल्ड है, वहां से हम ओवरबोट की तरफ आ गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, ओवरसोल्ड मार्केट से हम ओवरबोट मार्केट की तरफ आ रहे हैं। पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.65 हो गया है। एक ही दिन में 40 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो आज बढ़ा है, और ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है, और कभी इतनी बढ़त एक दिन में मैंने नहीं देखी है। तो अगर आज और मजबूती के साथ खुलकर 101 पॉइंट हम ऊपर आते हैं तो बाजार 100% ओवरबोट होने के संकेत देगा। ऐसे में ऊपरी स्तरों पर आपको सावधान रहना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी। तो एफआईज की खरीदारी हुई है, अच्छी बात है। पहली चीज, एक दिन के एक्शन से हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, सस्टेन्ड खरीदारी चाहिए। दूसरा, खरीदारी करने के बाद अब उनके शॉर्ट्स ज़्यादा नहीं बचे हैं, और ऐसे में आपको ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है इन डेटा के दम पर। जी दीप। क्लियर है सर। तो अच्छे संकेत हैं, बट थोड़ा अब कॉशियस भी रहना है ऊपरी स्तरों पर। तो आइए सर, फिर बाकी संकेत भी आज के आप समझा दीजिए। ज्यादातर वैसे आज के लिए पॉजिटिव और न्यूट्रल ही दिख रहा है। क्या रीडिंग है आज के सेटअप की? आज के सेटअप में देखिए, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, डीआईज के संकेत न्यूट्रल हैं, एफएनओ के संकेत मैंने न्यूट्रल रखे हैं। सेंटिमेंट और ट्रेंड आपके लिए पॉजिटिव साइड पर है, ये ध्यान में रखिए। अब आइए निफ्टी 16,050 16,100 आज दिन के लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा। 15,925 16,000 दिन के लिए मजबूत खरीदारी की जगह। ऊपर में 16,175 16,200 हल्की रुकावट की रेंज है। 16,250 16,300 तक जा सकता है। मैं एक चीज़ आपको साफ कह दूं, ऊपर के लेवल में कोई डेटा ऐसे है नहीं। पहली बार हम ये ऐतिहासिक स्तर देखेंगे तो हर 100 पॉइंट पर हल्का फुल्का आपके लिए रुकावट का लेवल बनता है वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से। तो ऊपर कहाँ जा सकते हैं वो देखना पड़ेगा। और ये जो स्ट्रॉन्ग सेल जो न करें, इसे बिकवाली की रेंज नहीं, जो है यहाँ मुनाफा वसूली की रेंज करें। 16,250 16,300 हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज ऊपर के लिए रेंज खुली हुई है, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी 34,900 35,000 आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है। इसके नीचे शायद जाएगा नहीं, लेकिन उसके नीचे जो मजबूत खरीदारी का जोन है वो है 34,600 से 34,800। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए निकल कर आता है। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 34,450 34,575 हल्का फुल्का रुकावट का लेवल, 35,675 माफ कीजिए 35,450 35,575 हल्का फुल्का रुकावट का लेवल है। और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो 35,675 35,675 35,800 ये आपके लिए बिकवाली की रेंज निकल कर आएगी। 35,650 675 और 35,775 कर दें इसे। बैंक निफ्टी में जो स्ट्रॉन्ग सेल जोन है वो 35,675 35,775 करें। 35,850 की बजाय इसे 35,775 कर दें। 35,675 35,775 आपके लिए बिकवाली की जगह बैंक निफ्टी में। अब आइए दिन की रेंज मैं आपको बता दूं दीप, 16,100 16,200 दिन की छोटी रेंज है। 16,000 16,250 दिन की मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज 15,925 से 16,300 की निकल कर आती है। और बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,900 35,450 ये आज दिन की छोटी रेंज है। 34,800 35,575 दिन की मीडियम रेंज है। 34,700 35,675 दिन की बड़ी रेंज है। तो कहीं कहीं 35,500 की तरफ बढ़ने की तैयारी बैंक निफ्टी करता हुआ दिख सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स और रेंज डीप। बिल्कुल सर। तो नजर रखते हैं अब रेंज एक्सपेंशन और अपवर्ड मूवमेंट किस तरह का रहता है बाजार का। सर पीसीआर के संकेत तो आपने समझा दिए, 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त रही है। एफआईज की पोजीशनिंग में क्या बदलाव हुआ है? और सर एक इंटरेस्टिंग सवाल यहाँ पर यह भी था कि यूजुअली हम देखते हैं अगर बाजार ऊपर जाता है तो विक्स नीचे जाता है, पर कल की बड़ी तेजी में विक्स भी 7% ऊपर गया है। यहां से क्या समझें? आई थिंक थोड़ा सा इस लेवल के आसपास दोनों तरफ के व्यू बनेंगे नेचुरली, और वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। शायद यही वजह कि विक्स दीप बढ़कर आया है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ विक्स के बढ़ने का मतलब हमेशा ये नहीं कि बाजार खराब ही हो। विक्स बढ़ने का मतलब सिंपल ये कि बाजार कल के मुकाबले में आज ज़्यादा बड़ी ट्रेडिंग रेंज को आगे देख रहा है, वोलेटिलिटी को देख रहा है। ये वोलेटिलिटी नापने का इंडेक्स है, तो तेजी या मंदी करने का इंडेक्स नहीं। उस हिसाब से हमें इसे देखना चाहिए।
एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 61 से 69% आई है, 8% बढ़ी है, एक ही दिन में काफ़ी तगड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि अभी भी वो ओवरबॉट लेवल पर नहीं है, जहाँ पर कि 80-82% आ जाए फिर ऐसा लगे कि यहाँ से ऊपर तो खरीदेंगे नहीं, तो अभी भी एफआईज के लिए और बढ़ाने की जगह है। पुट कॉल रेशियो की बात हम कर ही चुके हैं, 1.25 से बढ़कर 1.65 आया, 40 बेसिस पॉइंट एक दिन में पुट कॉल रेशियो बढ़ना काफ़ी बड़ी बात है। प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों पर आएगी, 100% आएगी। अब वो ऊपरी स्तर कौन से हैं मेरे लिए कहना मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई लेवल्स नहीं है। मैं सिर्फ एफएनओ के डेटा देख सकता हूं, तो एफएनओ के डेटा के लिहाज से पहला लेवल 16,200 का है, उसके आसपास आप खुलेंगे। दूसरा लेवल 16,300 के आसपास का है, तो ऊपर के लेवल पर आपको प्रॉफिट प्रोटेक्ट करते हुए चलना है, ये ध्यान में रखिए, बस इतना ही ध्यान में रखिए। लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है तो अब आपको स्टॉप लॉस दिन के ट्रेडर्स के लिहाज से आपको 16,000 पर रखना है, और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो अब 15,900 या 15,875 के नीचे बंद हो तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करनी है, अदरवाइज आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आपके लिए स्टॉप लॉस छोटा दूंगा, इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर छोटा भी 300 पॉइंट नीचे है, 34,900 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर आपको बैंक निफ्टी में ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर शॉर्ट पोजीशन है तो कायदे से होनी नहीं चाहिए। कल क्लियर कट कहा था कि आप 15,950 तक बेचिए, बिल्कुल बेचिए, लेकिन 16,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। 16,000 के पार करने के बाद न सिर्फ शॉर्ट काटना है बल्कि लॉन्ग भी डबल करना है। अगर आपने 2:30 बजे भी कमेंट्री सुनी तो 2:30 बजे भी हमने कहा था कि यहाँ से भी और तेजी बनेगी, डेटा बड़े मजबूत है, फिर भी हो सकता है सब लोगों ने नहीं काटी हो। अब आप आखिरी स्टॉप लॉस 16,200 का रख लें, उसके पार बंद होने पर इंट्राडे में निकलने पर शॉर्ट काट लें। बैंक निफ्टी पर 35,500 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बैंक निफ्टी पे भी आपको स्टॉप लॉस 35,200 का दिया था, और वो 35,200 का स्टॉप लॉस आपका क्लोजिंग बेसिस पर भी ट्रिगर हो गया। नहीं, इनफैक्ट कल तो 35,000 का ही रखा था कि इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर आपको स्टॉप लॉस 35,000 का रखना चाहिए, और कल 35,000 का ये स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो चुका है। डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, यह आपके लिए ठीक रहेगा। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रही आपके लिए पूरी सलाह जहां तक मौजूदा पोजीशंस का सवाल है। लेवल्स रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अब नई पोजीशंस के बारे में बताएं सर, आज एक बार फिर से अगर गैप अप होता है तो क्या करना चाहिए नई पोजीशंस के लिए? 16,000 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को खरीदा जाए। 16,175, 16,200, 16,250, 16,300 ये टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं निफ्टी पर। बेचने की राय आज निफ्टी पर नहीं है, जैसा कि मैं शो की शुरुआत में कह रहा था। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर में कहाँ बेचना है ये लेवल मेरे को साफ साफ दिख नहीं रहे, और नहीं दिख रहे तो मैं बेचने की फिर राय नहीं दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार ऊपरी लेवल से करेक्ट नहीं हो सकता, होगा और ज़रूर होगा, और उसकी वजह भी मैं बता दूं कि पुट कॉल रेशियो 1.65 पर है, थोड़ा और पुट कॉल रेशियो 1.75 1.80 के आसपास बढ़कर आ गया तो मार्केट ओवरबॉट होंगे भी, और ओवरबॉट मार्केट आपको कभी भी निफ्टी पर 75-100 पॉइंट का एक करेक्शन भी दे सकते हैं, और उस करेक्शन में आपको फिर से निचले स्तर पर एंट्री करनी है, ये ध्यान में रखना है। लेकिन कहाँ करना है वो लेवल क्लियर कट नहीं है, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें और अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करें, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं आज आपको खरीदने की राय दे रहा हूँ, बिकवाली की राय नहीं। अगर कमज़ोर हुआ बाजार नीचे आए तो हमें अच्छे सपोर्ट लेवल से वापस से खरीदारी करनी है, ये ध्यान में रखना है। और एक बार डेटा फॉर्मेशन होने लगेगा और ये समझ में आएगा कि किन लेवल पर शॉर्ट करना ठीक है, तो वो वापस से आपको स्ट्रेटेजी आएगी, अदरवाइज आपको खरीदारी के रुझान के साथ चलना है। बैंक निफ्टी खरीदिए, स्टॉप लॉस 34,900 का है आपके लिए, 34,350, 34,450। छोटे टारगेट 34,500, 34,575। मीडियम टारगेट 34,625 और 34,675 बड़े टारगेट। इनके लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी जरूर। अब जैसे निफ्टी में बिकवाली की राय नहीं है, क्या बैंक निफ्टी में भी बिकवाली की राय नहीं है? मेरा जवाब है ना। और वो इसलिए नहीं कि बैंक निफ्टी पे मैं बेरिश हूँ या कमज़ोर, वो तो हम लगातार काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं जितना निफ्टी है। लेकिन कल बैंक निफ्टी ने भी एक कोशिश की ब्रेकआउट देने की, हालांकि बैंक निफ्टी के लिए बड़ा ब्रेकआउट 36,000 के पार निकलकर बंद होने पर आएगा, वो लेवल अभी भी दूर है। जो ब्रेकआउट आपको 16,000 के ऊपर निफ्टी का मिला है वो बैंक निफ्टी पर 36,000 के ऊपर मिलेगा, यानी कि यहाँ से करीबन 800 पॉइंट की और जगह है, बैंक निफ्टी और बढ़ेगा तब जाकर ये काम होगा। लेकिन फिलहाल बेचने की रेंज है मेरे पास, 35,500 के ऊपर से मन बनाइए बेचने का, 35,575, 35,675 ये वो रेंज है जहाँ पर आप बिकवाली कर सकते हैं। 35,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए, 35,500, 35,450 छोटे टारगेट, 35,350, 35,200 मीडियम टारगेट, और 35,100 का अगला टारगेट फाइनल, जिसके लिए आपको करनी है ऊपरी स्तरों पर बिकवाली भी। जीती बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए नई पोजीशंस पर पूरी तरह से सलाह। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है, सन टीवी बैन में था, बना हुआ है, कोई और फ्रेश एडिशन नहीं है। यहाँ पर फंड्स का डेटा समझा दिया सर, पर वायदा कारोबार का डेटा देखते हुए कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए?
बिल्कुल एफएनओ के डेटा में आप देखिएगा तो दीप 16,000 मजबूत सपोर्ट के तौर पर, जहां पर 66 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, एज गुड एज हाईएस्ट, और 60 लाख शेयर आज ही जुड़े। तो 16,000 के ऊपर जब तक है तब तक तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। हल्की रुकावट 16,200 पर है, 16,100 पर 35 लाख शेयर हैं कॉल्स में, 16,200 पर 36 लाख, 16,300 पर 36 लाख। तो हर एक 100 पॉइंट ऊपर 35-36 लाख के शेयरों के आसपास की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन बनी है। तो वो आपके लिए, जैसे 16,200 पार किया तो 16,000 और 16,100 वाले कॉल राइटर्स हैं वो थोड़े रिस्क पर आएंगे। 16,300 पार किया तो नीचे के कॉल राइटर्स रिस्क पर आएंगे। अभी भी काफ़ी कॉल राइटिंग है, और ऐसे में निचले स्तर पर अगर बाजार आते हैं किसी भी लेवल से 100 पॉइंट 75 पॉइंट निफ्टी नीचे आता है तो वहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आती दिखेगी। तो रनिंग मार्केट में आपके रिस्क 100-125 पॉइंट से ज़्यादा की निफ्टी में है नहीं, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अब मजे की बात देखिए, दीप सीरीज की शुरुआत में 35,000 के पुट और कॉल दोनों पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ गया है। तो और आप 35,000 से 200 पॉइंट ऊपर बंद हुए, तो यानी कि कॉल राइटर थोड़े से बैकफुट पर हैं। तो अब 35,000 34,900 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपर में 34,500 35,500 35,700 की रेंज तक जाने की बैंक निफ्टी की तैयारी हो सकती है। ये डेटा आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जीती। बिल्कुल सर, तो चलिए ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज का पूरा सेटअप। पर जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, आईपीओ मार्केट्स में भी भरपूर एक्शन है सर। चारों की चारों तो इस समय डिस्कस करना मुश्किल होगा, कि नहीं तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा। बट शुरुआत तो करते हैं देवयानी इंटरनेशनल से। इसके बारे में बताएं, क्या राय देंगे इस आईपीओ पर? अच्छा आईपीओ दीप, बड़े लिस्टिंग गेन और लंबे समय दोनों के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाने की राय है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि ब्रांड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो आपको, मुझे और मतलब लगभग हर उम्र के लोगों को पसंद आने वाली चीज़ें, पिज़्ज़ा हट, केएफसी, कोस्टा कॉफ़ी, टेको बेल्स, ये सारे वो बड़े क्यूएसआर हैं, जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, जहाँ पर आप जाकर मॉल्स वगैरह में या हाईवेज पर या सिटीज़ में खाते हैं। नई जनरेशन के लिए तो यही सारी ब्रांड्स हैं जो उन्हें पसंद है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है, पहली चीज़। प्रोमोटर्स को अच्छा खासा अनुभव है, न सिर्फ एक ब्रांड बल्कि कई ब्रांड मैनेज करने का, और उस वजह से इनका बिजनेस डाइवर्सिफाइड भी है। बर्गर किंग में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ब्रांड है, वेस्ट लाइफ में देखेंगे तो सिर्फ एक मैकडोनल्ड्स है, जुबिलेंट फूड में देखेंगे तो सिर्फ एक आपके लिए डोमिनोज है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, टेको बेल्स, केएफसी, तो एक बड़ा पोर्टफोलियो है जो इसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करता है, रिस्क कम करता है। और इसी के चलते ग्रोथ पोटेंशियल ज़बरदस्त है, और मैं पिछले 3-4 सालों की ग्रोथ देख रहा था दीप, इंप्रेसिव है। नंबर ऑफ स्टोर्स जिस तरह से खुल रहे हैं, कोविड के वक्त भी इन्होंने एक्सपांशन किया। एंकर बुक जो आई है बड़ी तगड़ी आती हुई दिखी है, अच्छे इन्वेस्टर्स एंकर बुक में आपको नजर आएंगे। ये सारे पॉजिटिव्स हैं। अगर नेगेटिव्स देखना चाहें तो कंपनी को अभी भी मुनाफा बनाना बाकी है, लेकिन अब आजकल कौन वो देखता है मुनाफा बनाया नहीं बनाया। जोमेटो ने हमको ये तो सिखा दिया कि अगर ब्रांड जबरदस्त है, मार्केट शेयर स्ट्रांग है और आगे फ्यूचर में प्रॉफिट बनने की, पैसे बनने की संभावना है, तो कंपनी बनाएगी तब बनाएगी। इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स तो अभी बना लें, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आईपीओ जो लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है। फिर से सुन लीजिए, जोमेटो की तरह ये एक ऐसा आईपीओ जो लिस्टिंग पर दुगुना होने की ताकत रखता है। और जोमेटो के आईपीओ से और उसके रेस्पॉन्स से हमने ये लेसन लिया है, क्योंकि जोमेटो का आईपीओ जब आया था मैं थोड़ा सा हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए बात कर रहा था, क्योंकि एक अपनी तरह का पहला आईपीओ, उसका रेस्पॉन्स बाजार से देखना जरूरी था कि बाजार किस तरह से उसको देखता है, ताकि आप लगाएं पैसा लेकिन रिस्क के माइंडसेट के साथ लगाएं। यहाँ पर मेरा ये मानना है कि जो कुछ हमने ये फीडबैक देख लिया, जो कुछ एपेटाइट देख ली, जिस तरह का इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देख लिया, उसको देखकर मुझे लगता है कि ये एक मस्ट अप्लाई आईपीओ है। यहाँ पर रेस्पॉन्स तगड़ा रहेगा, लिस्टिंग तगड़ी होगी, और लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए पैसे बनेंगे। तो देवयानी इंटरनेशनल क्लियर कट यस हाँ है इस आईपीओ के लिए। और देवयानी इंटरनेशनल का मैनेजमेंट आपसे थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेगा, 10:30 बजे के आसपास शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। न्यूज़ पर व्यूज़ में आज हमारे साथ ये मैनेजमेंट भी है, उनसे भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे उनकी आईपीओ की योजनाओं पर। जी दीप। बिल्कुल सर, तो उनकी आईपीओ की योजनाओं पर और डिटेल्स भी लेंगे उनके साथ। पर देवयानी इंटरनेशनल जरूर पैसा लगाएं, और दमदार लिस्टिंग गेन्स के लिए पैसा भी लगाने की सलाह है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, इस पर क्या राय देंगे सर?
ये भी कंपनी इंटरेस्टिंग है दीप। हालांकि कंपनी छोटी है कंपेयर टू, अगर आप डॉक्टर लाल से कंपेयर करें या मेट्रोपोलिस से कंपेयर करें तो काफ़ी छोटी कंपनी, लेकिन है इंटरेस्टिंग क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। ये सिर्फ है ना ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं करती, ये रेडियोलॉजी में और वो जो कौन से जो महंगे महंगे वाले होते हैं ना, सिटी स्कैन, MRI वगैरह, ये वैल्यू एडेड सर्विसेज में ज़्यादा है। वहाँ पर इनके मार्जिन ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू थोड़ा सा अकॉर्डिंगली पर कस्टमर ज़्यादा होता है। इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। साइज छोटी है, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों का और 2011-12 का से लेकर अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये बिजनेस इनका काफ़ी फास्ट ग्रो हो रहा है। छोटी साइज़ है तो ग्रो करने में इजी भी होता है। नए नए लैब्स ये और अपने आउटलेट्स खोल रहे हैं, उस हिसाब से प्रॉफिट और रेवेन्यू में भी अच्छी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट मैनेजेबल डेट पर है, काफ़ी कम डेट है, नहीं के बराबर है एक तरह से आप कह सकते हैं। और इस IPO के बाद लगभग डेट फ्री कंपनी होने का इरादा रखती है। एंकर बुक बहुत अच्छी बनकर आई है जो कॉन्फिडेंस देता है। तो ये कुछ एक अच्छे पॉजिटिव्स हैं कृष्णा को लेकर, इस IPO को लेकर। एक ही इशू रहेगा इस IPO में कि IPO आने के बाद जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो घटकर 27% रह जाएगी। आमतौर पर 27% की होल्डिंग कम आपको कंफर्ट देती है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जो जब बड़ी से छोटी बनती है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स है, वो अपना कामकाज शुरू करते हैं स्टार्टअप्स के तौर पर, पैसे उस वक्त नहीं होते हैं, डाइल्यूशन कर करके अपनी इक्विटी बेच के उन्हें पैसे लेने होते हैं, ग्रोथ में लगाते हैं, कंपनी बड़ी बनाते हैं। और ऐसा नहीं कि जिन प्रोमोटर्स की स्टेक कम हो वो कंपनियां कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एक एग्जाम्पल आपने इन्फोसिस में देखा, जहाँ प्रोमोटर्स की स्टेक 5-6% ही हुआ करती थे, फिर भी कंपनी कहाँ से कहाँ हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इन्फोसिस है, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि कई बार हमें ये लगता है कि प्रोमोटर्स की स्टेक काफ़ी कम रह गई 27%, लेकिन फिर भी इस कंपनी में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है अच्छी फील्ड में अच्छी जगह है, ग्रोथ की उम्मीदें आप रख सकते हैं और उस हिसाब से इसमें आप लिस्टिंग इन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगा सकते हैं। तो कृष्णा ये एक और इशू है जिसमें पैसा लगा सकते हैं, और दूसरा देवयानी में भी लगा सकते हैं। दीप, बाकी बचे 2 विंडलाज और एक्सारो। मैं कोशिश करता हूं अगर 9 बजे आज एनालिसिस कर पाया तो मैं आपको करके दूंगा, नहीं तो कल सुबह तो करने का पूरा आपको वादा है ही। तो फिलहाल जो 2 IPO क्लियर कट डिटेल में स्टडी कर पाए वो आपके लिए ये है, देवयानी और कृष्णा, और दोनों में लिस्टिंग इन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा लगाने की राय है। जी दीप। बिल्कुल सर, आज कल परसों तीनों दिन मौका मिलेगा पैसा लगाने का, तो 2 IPOs पर तो डेफिनेटली पैसा लगाया जाए। बाकी 2 IPOs की एनालिसिस भी थोड़ी देर में अनिल जी के साथ हम करेंगे। पर आइए, IPO के अलावा बाजार में कहां पर एक्शन है, कौन से स्टॉक्स पर आपको मूवमेंट आते हुए दिखेगा, इस पर करते हैं चर्चा। वरुण, देवांशी, मानसी और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो काफ़ी सारे कैश की कंपनियां जिनके नतीजे आने वाले हैं, जिसमें PNB हाउसिंग, सुब्रोस, नज़ारा टेक, तमाम वो कंपनीज है, ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। लंबी लिस्ट है उन कंपनियों की। MPC की 3 दिवसीय बैठक जो है वो आज से शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे नज़र रखना है आपको। एक्स डिविडेंड है गोदरेज एग्रोवेट, बाटा इंडिया। गोदरेज एग्रोवेट में 8 रुपये प्रति शेयर, बाटा इंडिया में 4 रुपये प्रति शेयर, तो एडजस्टमेंट देखने मिलेगा, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। अडानी एंटरप्राइजेस नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, नतीजे अच्छे हैं। रेवेन्यूज़ 12,580 करोड़ पे आया है। एबिटा अगर आप देखेंगे तो 796 करोड़ पे आया है। दुगने से ज़्यादा बढ़त यहाँ देखने मिली है रेवेन्यूज़ और एबिटा में। मार्जिन हालांकि 6.3% पे फ्लैट रहे हैं। मुनाफा जो है 9 गुना बढ़ा है, 30 करोड़ से बढ़ के करीब 271 करोड़ पे आया है। और क्वार्टर भी मुनाफे में करीब 16% के आसपास का जंप देखने मिला है। नो डाउट रेवेन्यूज़ और एबिटा जो है उसमें थोड़ी गिरावट हुई है और एबिटा मार्जिन 6.7% से गिर के 6.3% पे आए, लेकिन Q-on-Q भी इतने कमज़ोर नहीं हैं। हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स यहाँ पे नतीजे थोड़े कमज़ोर हैं। रेवेन्यूज़ जो है वो तो 21% बढ़े हैं, 90 करोड़ से बढ़ के 109 करोड़ पे है, लेकिन एबिटा लॉस अभी भी ये कंपनी कर रही है। 27 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ पे आ गया एबिटा लॉस। और कंपनी ने मुनाफे के मुकाबले घाटा किया है। 11 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 23 करोड़ का घाटा जो है इस क्वार्टर में कंपनी ने किया है। बिल्कुल, तो कमजोर नतीजे हिंदुस्तान मीडिया वेंचर से, बट अदानी एंटरप्राइजेस से अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं आज।
गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले प्रताप स्नैक्स यहाँ पे थोड़े से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे। इनकी जो कुल आय है वो 43% तक बढ़ती हुई दिखे है। कामकाजी मुनाफा यहाँ पे करीब 34% तक बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे कम होते हुए दिखे हैं, 4% पर आते हुए दिखे हैं और घाटा इस बार करीब 2 करोड़ का होता हुआ दिखा है, जो कि 6 करोड़ से कम है। तो इन ऑल जो रेवेन्यूज हैं वो इस बार अच्छे बढ़ते हुए दिखे हैं। मुंजाल शोभा यहाँ पे आप देखिए जो कुल बिक्री है वो 120% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 5 करोड़ का घाटा इस बार आता हुआ दिखा है। जो मुनाफा है जो घाटा है वो इस बार 8 करोड़ से घटकर 2 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो कमजोर नंबर्स मुंजाल शोभा से इस बार भी आते हुए दिखे हैं। और इसके साथ धामपुर शुगर्स जहाँ पे कमजोर नंबर्स हैं, इनकी जो कुल बिक्री है वो 20% तक कम होती हुई दिखे। कामकाजी मुनाफा 10% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए हल्के से बड़े हैं, 11% पे आते हुए दिखे हैं, 10.5% से बढ़कर। और जो मुनाफा है वो 55 करोड़ से घटकर 44 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। इन ऑल धामपुर शुगर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर्स नहीं है, थोड़े से कमज़ोर नंबर्स, इसको भी हम मानेंगे। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे। आइए मानसी से भी जान लेते हैं कहां पर है बाजार में एक्शन और खबरें कहां पर हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। जीआर इंफ्रा ऑर्डर विन के चलते फोकस में रहेगा। 365 करोड़ का बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ऑर्डर कंपनी ने जीता है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक सेबी ने जम्मू एंड कश्मीर सरकार को ओपन ऑफर न लाने की छूट दी है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जम्मू एंड कश्मीर सरकार अपना हिस्सा 6% बढ़ाएगी और 500 करोड़ का निवेश करेगी। सरकार का कुल हिस्सा जो है 68.2% से फिर बढ़कर 74.24% होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा एसएल ग्रुप आज फोकस में रहेगा, क्योंकि एसएल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने पत्र लिखकर डेवलपमेंट्स की जानकारी दी है। एसएल ग्रुप ने 43 लेंडर्स को 91% कर्ज का भुगतान किया है। बाकी 8.8% कर्ज चुकाने की कोशिश कंपनी ग्रुप की जारी रहेगी। साथ ही वित्त वर्ष के अंत तक बचे हुए कर्ज का भुगतान होता हुआ दिखेगा। डिजिटल वीडियो स्पेस में बड़े लॉन्च की तैयारी यहां पर ग्रुप बनाकर चल रहा है। डिजिटल वीडियो बिजनेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे सेगमेंट्स की एंट्री की तैयारी, तो ये स्ट्रैटेजी है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, एसएल ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी बिजनेस चैनल भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे इन सारे स्टॉक्स पर और साथ ही ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं आशीष के साथ एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहले देखिए भारतीय एयरटेल, यहाँ पर नतीजे अनुमान के मुताबिक देखने को मिले। एआरपीएस में कुछ खास बढ़त देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ग्रोथ को लेकर सभी ब्रोकरेज हाउस बुलिश नजर आ रहे हैं। सबने लगभग जो है करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दिया है। देखिए 578 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं 675 रुपए के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 750 रुपए का लक्ष्य दिया है। सीएलएसए भी मान रहे कि FY23 तक इनके एबिटा में 17% CAGR की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसके चलते इन्होंने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 730 रुपए का लक्ष्य दिया है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं और ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज्यादा बुलिश जो है जेपी मॉर्गन ही नजर आ रहे हैं। 790 रुपए के लक्ष्य इन्होंने दिया है। सिटी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं 660 रुपए के लक्ष्य के लिए। अदानी पोर्ट्स नतीजे काफी बढ़िया थे। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी ऊपरी तरफ कर बढ़ाई है, तो सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए। 707 रुपए का जो है इन्होंने माफ कीजिएगा 1000 रुपए का लक्ष्य दिया। 707 कल की जो है क्लोजिंग है। नोमेरा ने खरीदारी की राय दिया और टारगेट बढ़ाकर 915 रुपए कर दिया है। सीएलएसए ने भी जो रेटिंग को अपग्रेड किया है, अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 816 रुपए के लक्ष्य ले। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है, 950 रुपए का लक्ष्य दिया है। गोल्डमैन सैक्स पे अगर आप देखें तो 790 का है लक्ष्य दे रही है। मान की ग्रोथ भी काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। कार्गो वॉल्यूम्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली है और कृष्णापट्टनम पोर्ट में अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम्स है इसमें 52% की सालाना ग्रोथ है। एबिटा भी करीब 46% साल दर साल बढ़ा है। HSBC पे स्टॉक पर बुलिश है, 900 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज नतीजों पर जो है लॉकडाउन का इम्पैक्ट देखने को मिला। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जहां पर अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1128 रुपए के लक्ष्य लिए करीब 1660 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। सीएलएसए भी मान रहे कि नतीजे कमजोर थे, हालांकि मान रहे कि आगे रिकवरी देखने को मिल सकती है। बिकवाली की राय दी उन्होंने 1145 के लक्ष्य के लिए। डाबर अंत में यहाँ पर देखिए नतीजे तो काफी बढ़िया। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, जहां पर कमेंट्री अगर आप देखें तो काफी बढ़िया है। इन्होंने वैल्यूएशन मल्टीपल भी लिफ्ट किया और मान रहे कि नतीजे काफी शानदार देखने को मिले थे, लेकिन समाव इन्होंने जो रेटिंग है इसे डाउनग्रेड कर दिया। अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे खरीदारी से और लक्ष्य दे रहे 700 रुपए का। हालांकि करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा ही लक्ष्य दे रहे हैं। कल की 613 की क्लोजिंग है।
ये 700 रुपए का लक्ष्य दे रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिपोर्ट्स जो आए हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से, इन पर रहेगा एक्शन। डाबर के लिए बड़े अपग्रेड, 700 रुपए तक के टारगेट, दमदार नतीजे कल आते दिखे। वॉल्यूम ग्रोथ 34-35% की सरप्राइज करने वाली। नतीजों का पूरा विश्लेषण थोड़ी देर में वरिंदर बंसल के साथ हम लेंगे भी, लेकिन तब तक हमारे सारे मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और उनका करते हैं स्वागत और करते हैं स्टॉक्स पर उनसे बातचीत। भारतीय एयरटेल, उम्मीद के मुताबिक नतीजे रहे, मजबूत ही कहे जाएंगे, और कुणाल जी, राकेश जी और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स लगातार भारतीय पर रहे हैं बुलिश और खरीदारी करने की राय दी है। बंसल जी, सुप्रभात। बताएं सर, भारतीय एयरटेल रिवाइज स्टॉप लॉस और टारगेट इन नतीजों के बाद। बंसल जी आप अभी तक अनम्यूट हुए नहीं, सुबह से आप चुप हैं, अब आप बोलना शुरू कर सकते हैं, ये सही समय है आपके लिए। सुप्रभात अनिल जी, माफी करिए। चाहूंगा, मैं खुद ही टेक्निकली खुद ही म्यूट हुआ था। वो हमारे साइंटिस्ट किरण है अनिल जी, इसके लिए जिम्मेवार मैं नहीं, इसके लिए जिम्मेवार है किरण जी, जिन्होंने सबको बताया है। सबको तो अनिल जी मुझे पता नहीं, मुझे तो उन्होंने बताया है कि कैमरा में एक म्यूट बटन होता है। तो भारतीय पे अनिल जी खरीदारी की राय है, जिन्होंने लिया हुआ है वो भी बने रहे और जिन्होंने नहीं लिया है वो भी खरीदे। 570 के नीचे निकले तब यहां से निकलना है। एल्स 618, 620 पहला एक इमीडिएट टारगेट है। एक बार 620 के लेवल आएंगे अनिल जी, तब इसको दोबारा रिव्यू करेंगे, तब टारगेट को अपसाइड रिव्यू करेंगे। एज ऑफ नाउ 618, 620 का टारगेट है। अदानी एंटरप्राइजेस, कुणाल जी, इसके भी नतीजे ठीक दिख रहे हैं, मजबूती की तरफ ही कहे जाएंगे। आप दीजिए अपनी राय इसके चार्ट्स पर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, चार्ट बहुत ही जबरदस्त है, करेक्शन आया है स्टॉक में और हमने देखा है काफी समय से स्टॉक पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अडानी पोर्ट्स में हमने नीचे के लेवल से अच्छी तेजी बनते हुए देखी और कल हमने अडानी टोटल गैस में भी दोबारा एक रिकवरी आते हुए देखी है। तो मुझे लगता है अनिल जी, अडानी एंटरप्राइजेस में भी आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है और मुझे लगता है कि स्टॉक में भी 1600 तक का एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा अगर रिस्क एपिटाइट हो तो इन स्तरों पर मेरी बाय करने की राय है। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1385 रुपए, 1385 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, बाय करें। पहला टारगेट 1515 का, दूसरा टारगेट 1550 रुपए का होगा। ओके, तो ये आपके लिए खरीदारी करने की राय अदानी एंटरप्राइजेज में भी। अविनाश जी, आपसे भी राय लेना चाहता हूं। टाटा कंज्यूमर्स के मिले जुले नतीजे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, लेकिन टाटा कंज्यूमर्स और भारतीय एयरटेल, इन दोनों नतीजों पर आपकी फंडामेंटल राय सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, आई थिंक दोनों नतीजे अगर देखें तो भारतीय एयरटेल ने बहुत ही पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। इनफैक्ट काफी बाद ऐसे नंबर्स आ गए हैं जो मार्केट्स के उम्मीद से काफी अच्छे थे। मुझे लग रहा है कि अगर दोनों कंपैरिजंस करें तो भारतीय एयरटेल तो यहाँ साइड दिखाने की कैपेसिटी रखता है। हमको लग रहा है कि करीबन 700 रुपए का नियर टर्म का टारगेट बनता है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने उनके आरपूज और थ्रूपुट इंप्रूव किया है, आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छी खासी अपसाइड होने की अपेक्षा है, तो डेफिनेटली खरीदने की राय रहेगी। टाटा कंज्यूमर की बात करें टू क्वार्टर में डेफिनेटली कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि कोविड का भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत प्ले आउट हो चुका है, तो इसको अगर थोड़ा लंबा नजरिए से देखें और अगर स्टॉक गिरावट अगर आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है कि रिजल्ट्स के कारण थोड़ी बहुत स्टॉक रेंज बाउंड में रहे, लेकिन इस लेवल से भी खरीदा जा सकता है। ठीक बात है, तो ये आपके लिए टाटा कंज्यूमर्स और दोनों के नतीजे आए हैं पसंद इस वक्त। एक और रिजल्ट सिमिजी चार्ट्स देखिए, बजाज हेल्थ केयर के मजबूत नतीजे दिख रहे हैं। साल दर साल अगर आप देखें तो सेल्स 32% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 30% बढ़ा है, मार्जिन 18% के आसपास स्टेबल है, मुनाफा 15 करोड़ से 19 करोड़, ठीक दिख रहे हैं रिजल्ट्स। बताएं, चार्ट पर कोई संकेत है खरीदारी करने के या छोड़ दें से? अनिल जी, एक बार स्टॉक का नाम एक बार दोबारा बताइए। बजाज हेल्थ केयर। बजाज हेल्थ केयर, मिला आपको? शायद नहीं मिला, शायद बीएसई में होगा क्या? होना चाहिए वैसे कायदे से। हाँ, शायद बीएसई में होगा, हो सकता है शायद बीएसई में हो, कोई बात नहीं।
तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई सवालों की कमी है आपके लिए। हम दूसरा सवाल आपसे पूछ लेते हैं सिमी जी। धामपुर शुगर के चार्ट्स देख लीजिए, ये तो आपको चार्ट्स पता ही है, आपने कई बार देखे भी हैं। नतीजे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, हो सकता है आज शेयर गिरे इस खराब रिजल्ट्स के बाद। तो क्या करना है, जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, स्टॉप लॉस क्या रखें, या नीचे में कहीं खरीदना है तो वो भी बताइए। नहीं अनिल जी, धामपुर शुगर तो मुझे लगता है कि अभी भी होल्ड किया जा सकता है। हाँ, आज रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा लोअर लेवल पर देखने को मिल सकता है, पर मुझे लगता है कि ये लोअर लेवल्स पर वापस खरीदने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। 2-1 दिन रिजल्ट्स के बाद कंसोलिडेशन के लिए टाइम देना पड़ेगा। अगर कंसोलिडेशन खत्म हो जाता है तो मुझे लगता है कि धामपुर शुगर में वापस से बाइंग इमर्ज होगा, और पूरा सेक्टर शुगर सेक्टर पूरा ही अच्छा लग रहा है। तो कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अभी नेक्स्ट 3 से 4 महीने का अगर नजरिया होगा तो जरूर धामपुर शुगर को होल्ड करके रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और रहा सवाल बजाज हेल्थ केयर की, अभी तो मुझे मिल गया है स्टॉक, तो अभी मैं बता भी सकती हूँ। स्टॉक का रिजल्ट कैसा रहा मालूम नहीं है, पर स्टॉक में जो चार्ट पैटर्न लग रहा है काफी शानदार पैटर्न है अनिल जी। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी अगर रिजल्ट्स का सहारा इसका मिल जाता है तो 940 के नीचे, 935-40 के नीचे स्टॉप लगा के इसमें खरीदारी देने का सलाह होना पड़ेगा। 1050 से 1100 का टारगेट होगा मिनिमम। चार्ट काफी शानदार है, मुझे लगता है कि करंट लेवल पर भी खरीदा जा सकता है। अगर रिजल्ट्स का सहारा है इसमें तो 935 का स्टॉप लॉस होगा और 1050 से 1100 का टारगेट होगा, वो भी 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज हेल्थ केयर पर राय सिमी जी की तरफ से आती हुई दिखी। आइए अब आज कुछ जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उन पर फोकस किया जाए। एसबीआई स्टॉक भरपूर एक्शन में है, कल भी काफी तेजी के साथ दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुआ। अविनाश जी क्या समझ रहे हैं आप, कैसे रह सकते हैं रिजल्ट्स, क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी एसबीआई के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि एसेट क्वालिटी हमको लग रहा है कि काफी प्रोविजनिंग ऑलरेडी बैंक ने की है। हो सकता है कि अप्रैल और मई के महीने में थोड़ी बहुत कोविड के इम्पैक्ट से थोड़ी बहुत नियर टर्म में आंकड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा बड़ा दिखे, लेकिन जिस प्रकार से मैनेजमेंट की कमेंट्री पिछले कॉन कॉल में आई थी, प्लस इस क्वार्टर में लोन बुक ग्रोथ, एसेट और स्लिपेजेस का जो आंकड़ा आएगा, वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को आगे आने वाले समय में इस स्टॉक को रीरेट करने की कोशिश करेगा। मुझे लग रहा है कि अभी भी एसबीआई के लिए, क्योंकि होपफुली आरबीआई पॉलिसी जो आने वाली है, वहां पे अगर इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे जाते हैं तो डेफिनेटली बैंकों की आगे का रोड मैप भी काफी अच्छा रहेगा। और एसबीआई के लिए सबसे बड़ी बात है कि इनके जो सब्सिडरीज है, जैसे कि एसबीआई कार्ड, एसबीआई लाइफ है, यहाँ पे अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है। तो कोर बिजनेस तो ग्रो कर ही रहा है, तो यहाँ पे लंबी अवधि के लिए अगर किसी को खरीदना है तो मुझे लग रहा है कि इवन करंट प्राइस से खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी, थोड़ा सा समय लेकिन यहाँ पे स्टॉक में बिताना जरूरी है। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई पर राय इस वक्त अविनाश जी की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते हैं आगे, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। वैसे आजकल आपको नतीजे बड़े कम ही पसंद आते हैं कि जो अच्छे भी लगे और जिनके वैल्यूएशन भी सस्ते हों, इसलिए पहले शुरुआत वहीं से करता हूं। क्या ऐसे कोई स्टॉक है आज आपकी लिस्ट में जहां रिजल्ट्स भी अच्छे हों और अभी भी शेयर सस्ते मिल रहे हों? सर टू बी ऑनेस्ट, टेक्सटाइल मैंने बहुत बार बोला है कि हाँ भी इस बार बोला है कि बहुत अच्छे कर रहे हैं, और इंडो काउंट के नंबर्स मार्केट आज में आ गए थे सर, तो उसके नंबर्स नेचुरली अच्छे आ रहे हैं। बट सर आपको एक याद करना पड़ेगा कि ये ना इन्वेंट्री गेन्स बहुत कंपनीज के हो रहे हैं। तो लास्ट 2 क्वार्टर में बहुत सारी कंपनीज को इन्वेंट्री का बहुत फायदा हुआ है, बिकॉज वो कॉटन यार्न जो है उनके पास पुराना इन्वेंट्री पड़ा था, तो इस बार उसका फायदा हो रहा है। सो मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच इन दिस स्पेस इज कि ये सस्टेनेबल है कि इनसस्टेनेबल है। तो इंडो काउंट के नंबर आप कहीं से भी देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे दिखेंगे। बट मैं बार बार बोलूंगा सर, व्हेन यू पिक अ कमोडिटी सेक्टर आपको लीडर के साथ रहना है। और सर बिलीव इट और नॉट, वर्धमान टेक्सटाइल अभी भी इंडो काउंट से सस्ता है, बहुत एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है और लार्जेस्ट कंपनी इस स्पेस में। सो इंडो काउंट ठीक है, बट वी प्रेफर वर्धमान। दूसरा सर, गुड रिजल्ट्स पर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में ऑनेस्टली कोई ऐसा स्टॉक नहीं आया था, सो उस कैटेगरी को मैं मिस कर रहा हूं आज। अच्छा, तो रिजल्ट्स अच्छे और वैल्यूएशन सस्ते हों वैसे हार्डली कोई है। टेक्सटाइल सेक्टर तो आप लगातार, शुगर और टेक्सटाइल जितनी तेजी आपने कही है और लगातार कही है और सबसे पहले कही है, और एक और हाँ केमिकल और एपीआई की,
वो तो हार्डली कोई है जिन्होंने इतनी दम लगाकर इन तेजी की बात की हो। आइए अब अच्छे नतीजे, लेकिन वैल्यूएशंस थोड़े से आपके लिए महंगे हैं, वो भी आपकी लिस्ट में है ही नहीं। तो अच्छा, पहले फिर ऐसा करिए, कमजोर नतीजे बताइए, कमजोर किस किस के आए हैं? सर कमजोर में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि केमिकल्स का नाम बार बार लिस्ट में आ रहा है, और कुछ फार्मा स्टॉक्स का भी था, न्यूलैंड लैब्स की, जैसे कल रिजल्ट्स बहुत खराब आए थे और सेकंड क्वार्टर रनिंग। बट केमिकल्स में सर एक बालाजी अमाइंस ही था जिसने अच्छा किया था, जिसे मैंने बोला कि क्वार्टर भी उन्होंने अपने मार्जिन सस्टेन किए थे, एंड ऑफ कोर्स मार्केट हैज बीन रिवॉर्डिंग बालाजी। बट एल्काइल अमाइंस के सर इसने सर लास्ट 3 क्वार्टर में इसके जो एबिटा मार्जिन है वो 10% डाउन हो गए हैं। 38% मार्जिन करता था सर, कंपेयर टू दैट नाउ इट इज डूइंग 28% मार्जिन। तो आप देख रहे हो केमिकल्स में लास्ट 2 क्वार्टर एटलीस्ट ट्रेंड चल रहा है कि ये जो 40% के मार्जिन है ना सर, ये सस्टेनेबल नहीं है। पोशाक एक छोटा केमिकल कंपनी है, हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट दैट कंपनी। अगेन सर सेल्स नीचे थी, 40 करोड़ से 23 करोड़ थी, सो अ स्लंप ऑफ नियरली 40% क्वार्टर, और इवन मार्जिन आधे हो गए हैं सर, 42% से 21% हो गया है। तो इनमें ध्यान देने लायक क्या है सर कि मार्जिन आधे हो रहे हैं लास्ट 2 क्वार्टर से, बट जो स्टॉक प्राइसेस है वो ऊपर जा ही रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बजाज हेल्थ केयर है सर, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लव दिस कंपनी, बट मार्जिन 26% से 18% हुए क्वार्टर में। आई एग्री कि हो सकता है 1-2 क्वार्टर का मिस होता है, बट वैल्यूएशन जो है अनजस्टिफाइड हो गया है इन सम ऑफ द कंपनीज। ओके, तो ये है आपके लिए कमजोर नतीजों की लिस्ट। उम्मीद के मुताबिक नतीजे ये कौन से हैं? सर टू बी ऑनेस्ट भारतीय एयरटेल के नतीजे अच्छे थे, बट रिजल्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भारतीय एयरटेल को या टेलीकॉम सेक्टर को। टेलीकॉम सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंटली इज वाचिंग आउट फॉर व्हाट हैपेंस टू आइडिया, स्पेशली भारती इज वेरी क्लोजली वाचिंग। आरपूस 1% क्वार्टर ऊपर थे सर, लोग सोच रहे थे 144 to 145 आएगा, 146 आया जो अच्छा था। 12,500 करोड़ का एबिट एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 13,000 करोड़ आया तो अच्छा था। इंडिया मोबाइल एक्स आईयूसी देखें तो वो ग्रोथ हो रहा है, जहां पे एयरटेल जियो को आउट परफॉर्म कर रहा है। आज अर्निंग्स कॉल है सर 2:30 बजे, तो ज्यादा मालूम चलेगा, बट एयरटेल डिड बेटर देन व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। टाटा कंज्यूमर सर अगेन अगर आप क्वार्टर नंबर देखें तो आपको खराब दिखेंगे। ग्रॉस मार्जिन 4% नीचे थे वाई, एबिटा मार्जिन 450 बेसिस पॉइंट नीचे थे वाई। हायर आइट स्पेंड हुए हैं, इन्फ्लेशन, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन हुई है, पर जिस तरीके से एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे ये क्वार्टर खराब ही जाएगा, 380-390 करोड़ का एबिट एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 400 करोड़ आया, तो टाटा कंज्यूमर इन लाइन है। ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि हाँ भी बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है टाटा कंज्यूमर्स कंपेयर टू अदर सम ऑफ द अदर एफएमसीजी कंपनीज। कल्पतरू पावर नो फायरवर्क सर, मालूम था अगेन दिस क्वार्टर विल बी सॉफ्ट, बट ये क्या है सर, अच्छा कंपनी है और सस्ता ट्रेड करता है, 18% आरओसी है, 13 टाइम पे ट्रेड करता है, तो कोई महंगा स्टॉक नहीं है। बट अगर आप देखें तो शार्प डिप हुआ क्वार्टर में, एबिटा 300 करोड़ कंपेयर टू 450 करोड़ क्वार्टर, अगेन ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस मेरे हिसाब से। आईएफएल वेल्थ में एक ही चीज अच्छी है सर, इसके 2 बिजनेस हैं, एक है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, एक है ब्रोकरेज रेवेन्यू। ब्रोकरेज रेवेन्यू क्वार्टर नीचे आ रहा है, बट जो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है वो 20% ग्रोथ देखा हमने क्वार्टर, विच इज अ गुड थिंग टू हैपन, और उसका जो रेवेन्यू में शेयर है वो 50% हो गया अभी, which is again a good thing. So IIFL Wealth in line, but stock has already run up. So these are good, but as per me there was nothing sir कि कोई तोड़ फोड़ नंबर ऐसा नहीं था। अगर मैं कल के नंबर्स में बता सकूं, SBI SBI सबसे जरूरी होगा सर नंबर देखने के लिए आज। तो रिजल्ट के बाद वरिंदर बंसल को इम्प्रेस करना नामुमकिन तो नहीं है, मुश्किल जरूर है। तो रिजल्ट इस बार ऐसे नहीं है कि बड़ी स्माइल आ जाए। इस बार मुझे याद नहीं आता वरिंदर आपने एक भी बार वो इस्तेमाल किया हो कि पटाखा रिजल्ट, इस बार पटाखा तो कोई आया ही नहीं सर। स्टॉक्स भाग चुके हैं सर टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैं बोलूं कि हाँ भी कि बहुत सस्ता कोई ऐसा दिखा हो कि जहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और इतना सस्ता क्यों दिख रहा है, मुश्किल से कोई छोटा मोटा स्टॉक हो सकता है, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव रन अप। टेक्सटाइल में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, रियल एस्टेट एक सेक्टर है जहां पे बहुत उम्मीदें हो रही हैं कि हाँ भी 12 साल के बाद हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बट आपने गोदरेज के नंबर्स देखे सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज के, दे वर नॉट एक्साइटिंग एट ऑल सर। बाकी नंबर्स में नहीं आ रहा सर, स्टॉक्स भाग चुके हैं, नंबर्स में नहीं आ रहा। जहां पे नंबर्स में आया वो टेक्सटाइल है, बट टेक्सटाइल के स्टॉक्स ऑलरेडी 2-3 गुना हो चुके हैं, सो हैव टू बी बिट केयरफुल। ठीक बात है। चलिए, तो यह है पूरा विश्लेषण नतीजों का।